हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापकों का आपके अपने चैनल एडुटॉप में। आप सभी फ्रेंड्स, आपसे मैं बताना चाहूँगी कि चैप्टर 6 को हमने कवर कर लिया है। उसके सारे ही टॉपिक्स मैंने आपको 3 पार्ट में कवर करा दिए हैं, ठीक है। और आज हमारा चैप्टर चलेगा 7th। तो इसको हम बहुत ही इफ़ेक्टिव और इजी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो हमारे जो चैप्टर्स के टॉपिक हैं वो रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग और काल को पहचानना। अब आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आपको संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ना है, इनको पढ़ने के उद्देश्य क्या हैं, क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनके उद्देश्यों को जान लेते हैं। देखिए, संज्ञा शब्दों की पहचान और उनके प्रयोग की दक्षता विकसित करना, ठीक है। मतलब कि जब आप लोग कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सभी का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप बच्चों को भी ढंग से पढ़ा सकें। क्लियर। नेक्स्ट है फिर वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के प्रयोग का अभ्यास कराना। थर्ड है फिर क्रिया की समझ विकसित करना। इसी तरीके से विशेषण की समझ विकसित करना और लिंग की समझ विकसित करना, ठीक है। ये सारे हमारे हो जाते हैं उद्देश्य। और नेक्स्ट है फिर काल की पहचान और बोध कराना, हिंदी भाषा के व्याकरणिक पक्ष को मजबूत बनाना। अब बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो भाषा का अर्जन है वो एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा प्रारंभ से ही माता पिता, परिवार, आसपास के सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। आपने भी देखा होगा, बच्चा जैसे परिवेश में रहता है वैसे ही वो भाषा सीखता है। जैसे उसके परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे चूँकि परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला माना जाता है, तो वहाँ पर सदस्य जिस तरीके से बोलेंगे बच्चे पर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर अपने प्रारंभिक दिनों में सुने हुए शब्दों में भले ही वो बहुत अंतर ना कर पाए, लेकिन वो ज्यों का जो बड़ा होता है अर्थ और संदर्भ के आधार पर अंतर की समझ अपने में विकसित करने लगता है। बच्चा प्रारंभिक दिनों में सर्वाधिक संज्ञाओं को सुनता है, उनका अर्थ समझने का प्रयास करता है, जैसे कि मम्मी, पापा, दादी, भैया, घर और पानी। विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों का नाम अनायास ही, मतलब वो अपने आप ही सीखने लगता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसलिए संज्ञा की परिभाषा करते हुए विद्वानों ने माना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संसार में जिसका भी अस्तित्व है, कुछ न कुछ व्यवहारिक सुगमता के लिए जिन भी चीज़ों का अस्तित्व है उन सभी को क्या माना जाता है? संज्ञा, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार बहुत सारे हम वस्तु, स्थान, अवस्थाओं, भावों आदि का बोध करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो यहाँ पर संज्ञा आपके 3 प्रकार में दी गई है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, विशेष का बोध हो। अब देखिए, इसमें जो एक वर्ड आया है विशेष, इसी का सारा महत्व है यहाँ पर। जब किसी विशेष का, ठीक है, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान के विशेष नाम का बोध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विभिन्न नाम आ सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति का नाम आ जाएगा, राजू, गोलू, गुड्डी, ठीक है, इस तरीके से। फिर पुस्तकों के नाम आ जाएंगे आपके। फिर आपके समाचार पत्रों के नाम आ सकते हैं, जैसे कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया। और देशों के नाम आ जाएंगे, दिशाओं के नाम, समुद्र का नाम, नदी पर्वत का नाम, चौराहे, सड़कों के नाम, दिन महीने के नाम। कोई ऐतिहासिक युद्ध है, जैसे कि पानीपत की लड़ाई, ठीक है, 1857 की लड़ाई। उसी तरीके से घटनाओं आदि के नाम जो हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आगरा, तो विशेष इस नाम का कोई दूसरा शहर नहीं है। तो आगरा क्या है? अपने आप में एक विशेष है। और अगर मैंने कहा शहर और नाम नहीं लिया तो ये आएगा आपका जातिवाचक में। जब मैं पर्टिकुलर आपको नाम बता रही हूँ बिल्कुल कि ये शहर है, तो वो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संख्या। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में।
ऐसे शब्द जो जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, जो जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि अनेक प्राणी, वस्तु और व्यक्तियों का बोध हो जिनसे, उसे कहते हैं जातिवाचक संख्या। जैसे कि बल्ब है, सड़क, फूल, पशु और पक्षी। सपोज़ यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया फूल। अब हम जैसे गुड़हल का फूल देखते हैं, कमल का फूल देखते हैं या किसी और चीज़ का फूल देखते हैं, तो हम हर फूल का नाम नहीं लेते, बस कहते हैं कि ये फूल है। अगर हम सिर्फ फूल की बात करें तो वो पूरी एक जाति होती है फूल की। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो कहलाएंगे जातिवाचक संख्या। अब उपयुक्त शब्दों में एक प्रकार के शब्दों से अनेक शब्दों का बोध होता है। इसके अंतर्गत व्यवसाय, पारिवारिक संबंध भी आते हैं, जैसे कि अध्यापक, मंत्री, माता पिता, भाई बहन आदि। कभी कभी प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे कि अगर हम महात्मा जी का प्रवचन चल रहा है, इस तरीके से सेंटेंस को बोलें तो यहाँ पर जो महात्मा जी हैं वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा, अगर हम बोलें महात्मा जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पर भी महात्मा जी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कि महात्मा जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा जोर किस वर्ड पे दिया है? महात्मा जी पे। ठीक है, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी होता है, जैसे कि रावण लंका का राजा था, तो ये तो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम सेंटेंस को इस तरीके से बोलें कि आज घर घर में रावण दिखाई देते हैं, तो ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो जाति और व्यक्तिवाचक का जो निर्धारण है वो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर तय किया जाता है कि किस शब्द पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जो बहुवचन होता है वही जातिवाचक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ आपको, भारत में कालिदासों की कमी नहीं है। अब कालिदासों मैंने कहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, मैंने अगर कहा कि भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है ना, तो ये भी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। तो जो व्यक्तिवाचक का बहुवचन होता है वही होता है जातिवाचक। क्लियर सभी को भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक क्या होता है? भाव क्या होते हैं? आपके इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार, किसी भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, गुण और दोष दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। क्लियर? अब आगे देखते हैं, जैसे कि पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, लड़कपन आदि। उपयुक्त शब्द जो हैं वो व्यक्ति और वस्तु के गुण, दोष या भाव अवस्था को बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञाएं कई प्रकार से बनाई जाती हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा अगर आपको बनाना है तो मित्र का हो जाएगा मित्रता, नेता का हो जाएगा नेतृत्व, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा, स्वामी स्वामित्व, विद्वान विद्वता, देव देवत्व, शत्रु शत्रुता, गुरु गुरुत्व, स्त्री स्त्रीत्व, मानव मानवता, बच्चा बचपन, दीन दीनता। तो इस तरीके से आप जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्लियर सभी को? दूसरा, अगर हम बात करें भाववाचक की, तो आप कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे कि अपना का हो जाएगा अपनापन, मम से ममता या ममत्व, पराया परायापन, निज निजता, सर्व सर्वस्व। फिर आप विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे कि गंभीर गंभीरता, चंचल चंचलता, तीव्र तीव्रता, हरा हरियाली, कृपण कृपणता। इसी तरीके से आप क्रिया विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि खेलना खेल, हंसना हंसी, जीना जीवन, दौड़ना दौड़, मुस्कुराना मुस्कुराहट। अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। दूर का दूरी हो जाएगा, नज़दीक नज़दीकी, निकट का निकटता, धिक धिक्कार, ऊंचा ऊंचाई। इसी प्रकार जो आपको मैंने ये उदाहरण दिए हैं, तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो कई प्रकार से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। आज हमने संज्ञा को कंप्लीट किया, तो लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगी। इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी वक्त कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हम ज़रूर आंसर देते हैं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से बने रहिएगा और सभी वीडियोस देखते रहिए
और उम्मीद करती हूँ मैं कि अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे की हेल्प हो सके। क्लियर सभी को? और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें आप बिल्कुल ऐसा पढ़िए, इस तरीके से तैयार करिए कि आपको किसी भी टेट एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जाते जाते मैं यही कहूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना भाई, ठीक है? तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।